तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर की ये कहानी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। प्राचीन काल की बात है। वेनिस नगरी में एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था शाइलॉक। वो काफी दौलतमंद था। उसका धंधा सूदखोरी और लोगों से मनमाना ब्याज वसूल करना था। अपने इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार की वजह से वो पूरे वेनिस नगरी में बदनाम था। सभी लोग उसे बुरा भला कहते थे और मुंह पर भी उसे खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। कोई भी इंसान उसे अच्छा नहीं कहता था। शाइलॉक का एक उसूल था कि वो मुंह से जो ब्याज कह देता था वही वसूला करता था। वो जैसे जरूरत देखता वैसा ही ब्याज ऐंठ लेता था। यही उसकी बदनामी की खास वजह रही थी। लेकिन शाइलॉक को तो इन बातों की जरा भी परवाह नहीं रहती थी। वो तो एक बात साफ तौर से कह देता था कि मैं किसी को घर बुलाने नहीं जाता। जिसे जरूरत होती है वो खुद चलकर मेरे पास आता है। दूसरा उसका कहना यह भी था कि मैं वक्त बेवक्त लोगों के काम आता हूं। अगर मैं इसके बदले कुछ ब्याज ले भी लेता हूं तो क्या बुरा करता हूं। वेनिस के लोगों की नफरत की वजह वो इसलिए भी बना हुआ था कि वो ईसाई ना होकर एक यहूदी था। इस बात की भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। वेनिस नगर में ही एक दूसरा व्यापारी भी रहा करता था। उसका नाम एंटोनियो था। पूरे वेनिस के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन वो ईसाई धर्म के होने के नाते ब्याज और सूदखोरी को गुनाह समझता था। इसी वजह से वो शाइलॉक से बेहद नफरत किया करता था। कई बार उसकी मुठभेड़ शाइलॉक से सरे बाजार हो जाती थी। वो उसे खूब खरी खोटी भी सुनाया करता था। वो शाइलॉक के मुंह पर भी उसे जोंक और रक्त पिपासु कहकर पुकारा करता था। एंटोनियो मुसीबत के दिनों में लोगों की मदद भी किया करता था और बगैर सूद ब्याज के पैसे भी दे दिया करता था। उसके इस व्यवहार से शाइलॉक को बहुत गुस्सा आया करता था। वो मन ही मन सोचा करता था कि अगर कभी मौका मिलेगा तो एंटोनियो को खूब अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। एक बार की बात है, एंटोनियो का एक बहुत खास दोस्त उससे मिलने के लिए आया। उसका नाम बेसेनियो था। दोनों दोस्त काफी लंबे वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए पहले तो वो गले मिले। फिर एंटोनियो ने खूब अच्छी तरह उसकी खातिरदारी की। आखिर में उससे वहां आने की वजह पूछी। उसकी वजह पूछते ही एकाएक बेसेनियो मायूस हो गया और बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, मेरे दोस्त, क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़े इम्तहान में फंस गया हूं। अगर सच कहूं तो मैं तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आया था कि तुम शायद मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सको। लेकिन तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है? मेरी परेशानी बहुत विकट और विकराल है, उसने एंटोनियो से कहा। दोस्त बेसेनियो, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। मैं वादा करता हूं कि जैसा मुमकिन होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंटोनियो ने कहा, वो दोस्त ही क्या जो वक्त पर दोस्त के काम ना आ सके। ये बात तुमसे तो छिपी नहीं है एंटोनियो कि मैंने अपनी जायदाद को एक ऐसे बराबर ऊंचा उठाने वाले रहन सहन पर उड़ाकर कितना ज्यादा खर्च किया है। इस वक्त ना तो मैं इस बात से परेशान हूं कि मैं बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता रहा और ना ही इस वजह से कि मुझे शान और शौकत की जिंदगी खत्म करनी पड़ रही है। लेकिन मेरी फिक्र का सबसे बड़ा कारण यह है कि अब मैं किस तरह उन भारी कर्जों से सम्मानपूर्ण छुटकारा पा सकूं जिनमें मेरे फिजूल खर्च जिंदगी ने मुझे गिरवी रख दिए हैं। अपने ज्यादातर कर्ज के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो मुझे हक देता है कि अपनी संपूर्ण गुप्त योजना और उसके उद्देश्य कि मैं किस तरह अपने कर्ज से आजाद होना चाहता हूं तुम्हें बता दूं। अपनी योजना मुझे बताओ और मेरा यकीन करो कि मेरी दौलत, मेरा जिस्म और मेरी सभी जायदाद तुम्हारी जरूरतों के लिए मैं खर्च कर दूंगा। बेसेनियो झिझकते हुए कहने लगा, तुम्हारे इस नगर से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा टापू है जिसमें एक अमीर सौदागर रहा करता था। मैं बचपन से ही उसके घर पर आया जाया करता था। कुछ साल पहले ही वो सौदागर अपनी पूरी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम करके स्वर्ग सिधार चुका है। अब वो उसकी इकलौती लड़की ही उसकी सारी जमीन जायदाद की मालिक है। उस लड़की का नाम पोर्शिया है और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है। क्योंकि बचपन से ही हम दोनों साथ साथ रहे हैं, इस तरह हम और वह आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जितना मैं उसे चाहता हूं उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है। हम दोनों चाहते हैं कि हम लोग शादी करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएं। अरे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है दोस्त, और तुम इस बात को परेशानी कह रहे हो? एंटोनियो बोला। हाँ, परेशानी है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी परेशानी है। तो फिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं? आखिर क्या परेशानी है? एंटोनियो ने कहा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम एक बार कहकर तो देखो मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी निछावर कर सकता है बेसेनियो। अगर तुम मुझे सचमुच अपना दोस्त मानते हो तो बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात मुझसे कह दो
किसी बात से हिचकिचाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारी और पोर्शिया की शादी में कौन सी अड़चन है जो पैदा हो गई है। सिर्फ दौलत? बेसेनियो ने एक लंबी सांस लेकर कहा। मेरे दोस्त, रुकावट केवल पैसे या दौलत की नहीं है। मैं तुम्हें इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि पोर्शिया कितनी बड़ी जमीन जायदाद की मालकिन बन चुकी है। उसके सामने मेरी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। कहाँ मैं कंगाल और फटेहाल और कहाँ वो इतनी दौलतमंद औरत। बताओ, ऐसे हालात में मैं पोर्शिया को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। लेकिन मजबूरी ये भी है कि मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ भी नहीं सकता मेरे दोस्त एंटोनियो, क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। अब हालत ये हो गई है कि ना उसे छोड़ते बन रहा है और ना ही अपनाते बन रहा है। अगर तुम कुछ पैसा कौड़ी देकर मेरी मदद कर सको तो। हे प्यारे एंटोनियो, काश अगर मेरे पास इतने साधन होते तो मुझे उन लोगों में से किसी के भी बराबर का दर्जा दिला पाते तो बेशक पोर्शिया से शादी करने की खुशकिस्मती पा लेता। मेरे अंदर एक एहसास है जो अभी भी मुझे इस खुशकिस्मती का यकीन दिलाती है। अगर मेरे पास इतने साधन नहीं हो कि मैं कोशिश कर सकूं तो तुम इस बात के लिए परेशान हो। एंटोनियो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और बड़े ही मोहब्बत के साथ पेश आते हुए बोला, मुझे एक बात बताओ दोस्त कि तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। कितनी दौलत से तुम्हारा काम चल जाएगा। कम से कम 3000 ड्यूकेट तो होना ही चाहिए, उसने झिझकते हुए लहजे में कहा। 3000 ड्यूकेट का नाम सुनकर एंटोनियो गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि एंटोनियो के लिए 3000 ड्यूकेट कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके सामने जो परेशानी थी वो ये थी कि इस वक्त नकदी के नाम पर उसके पास केवल 500 ड्यूकेट ही थे। लेकिन एंटोनियो भी अपने ही किस्म का एक इंसान था। उसे हर हाल में अपने दोस्त का काम करवाना ही था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए। क्या बात है एंटोनियो, तुम किस सोच में पड़ गए? उसे चुपचाप बैठे देख बेसेनियो ने पूछा। तुम तो जानते हो कि मेरी पूरी जमीन जायदाद दौलत सामुद्रिक व्यापार में लगी हुई है। इस वक्त मेरे हाथ में ना तो नकदी है और ना ही ऐसा माल जिसे बेचकर मैं पैसा इकट्ठा कर सकूं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 500 ड्यूकेट ही पड़े हैं। इसलिए तुम इन पैसों में तो पोर्शिया तक जाने के साधन जुटा सकते हो। बाकी की रकम जुटाने के लिए हमें नगर में पता लगाना पड़ेगा कि उधार कौन कौन देता है। तुम भी जाकर इस बात का पता लगाओ और मैं भी ऐसा ही करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि इस तरह हमारा काम आसानी से बन जाएगा। उधर पोर्शिया अपनी शान शौकत की जिंदगी से परेशान है। उसे धन दौलत ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। वो अपनी नौकरानी नैरिसा से एक दिन बातों ही बातों में कहती है, मैं अपने मजहब की कसम खाकर कहती हूँ नैरिसा कि मेरा ये तुच्छ शरीर अमीरी के इस महान जीवन के बोझ से बेहद दुखी है। नैरिसा उसके जवाब में बोलती है, प्रिय पोर्शिया, अगर आपकी बदकिस्मती भी उतनी ही ज्यादा होती जितनी की खुशकिस्मती है, आप तब भी उतनी ही दुखी होती जितनी दुखी खुद को आप आज महसूस करती हैं। वे लोग भी जिनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कुछ है, जीवन से उतने ही दुखी हैं जितने कि वे व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच की हालत में होना बेशक बहुत बड़ी खुशी की बात है। काफी अमीर आदमी के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं और वो ज्यादा जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बनिस्बत पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति के। वाकई जीवन की बड़ी खूबसूरत बात है ये, और बड़े सुंदर ढंग से पेश की गई। पोर्शिया बोली, ये और भी ज्यादा मूल्य की होगी अगर जिंदगी में अपनाई जाए तो, नैरिसा ने कहा। अगर अच्छा काम भी करना उतना ही सरल होता है जितना कि यह जानना कि क्या काम अच्छा है, तो छोटी ग्रामीण गिरजाघरों और बड़े बड़े गिरजाघरों में गरीबों की झोपड़ियों और राजभवनों में कोई फर्क नहीं होता। उस हालत में ग्रामीण गिरजाघरों के समान ही समझे जाते और कुटिया राजभवन होते। छोटे और बड़े का फर्क इसलिए पैदा होता है क्योंकि अच्छाई को जानना सरल और अच्छाई पर अमल करना मुश्किल है। वो उपदेशक निश्चय ही अच्छा उपदेशक है जो अपने उपदेशों पर खुद अमल करता है। पोर्शिया ने कहा, तुम्हारे पिता पवित्र हृदय इंसान थे, नैरिसा ने बताया, और पवित्र हृदय वाले इंसान अपनी मृत्युशैया पर ईश्वरीय प्रेरणा करते हैं। इसलिए सोने चांदी शीशे की टोकरियों वाली वो लॉटरी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी के लिए बनाई है, सिर्फ उसी वक्त द्वारा जीती जाएगी जो वास्तव में प्यार करेगा। हर लॉटरी के ढक्कन पर एक लेख खुदा हुआ है जो इन शब्दों से शुरू होता है, वो व्यक्ति जो तुम्हें अपनी बीवी के रूप में चुनेगा। किंतु ये तो बताओ कि जो लोग तुमसे शादी करने की ख्वाहिश लेकर यहां आएंगे, उनमें से प्रत्येक के लिए तुम्हारे दिल में क्या स्थान होगा।
उसकी बात सुनकर पोर्शिया बोली, अच्छा तो मेरी दरख्वास्त है कि तुम उनके एक एक करके नाम लो और मैं उनका पूरा वर्णन करूंगी। अंदाजा लेना कि मेरे दिल में उनके लिए क्या प्रेम भाव है। सबसे पहले तो नेपल्स के राजकुमार हैं, नेरिसा ने बताया। ठीक, वो तो वाकई घोड़े का बछेरा है, क्योंकि वो अपने घोड़े की बात करने के अलावा और कोई बात ही नहीं करता, और वो इस बात को अपनी खूबियों में बढ़ोतरी करने वाला एक खूबी समझता है। वो अपने घोड़े की नाल खुद लगा सकता है। उसके बाद पैलेटाइन के राजकुमार हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नेरिसा ने पोर्शिया से पूछा। अरे वो तो भौएं सिकोड़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी समझ में तो वो एक ऐसा इंसान है जो मुझसे ये कहना चाहता हो, अगर तुम मुझे अपना पति नहीं चुनना चाहती तो कोई दूसरा चुन लो, मुझे परवाह नहीं। खैर छोड़ो, फ्रांसीसी लॉर्ड लेबोन के विषय में आपके क्या ख्यालात हैं? ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और इसलिए हमें उसे इंसान ही मानना चाहिए, और वाकई मैं ऐसा मानती हूं कि किसी की हंसी उड़ाना पाप है, गुनाह है, किंतु जैसी वो शेखी मारता है वो नेपल्स के राजकुमार से बढ़िया घोड़ा रखता है। उसके अंदर हर आदमी की सनद मौजूद है, इसलिए एक शख्सियत के अंदर बहुत सारी शख्सियत वो रखता है। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी तो मुझे उसमें मौजूद 20 इंसानों से शादी करनी होगी। अर्थात मुझे उसकी नफरत तो पसंद आ सकती है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं। फैल्कन ब्रिज के पड़ोसी देश वाले स्कॉटलैंड के लॉर्ड के बारे में आपकी क्या राय है? पोर्शिया, नेरिसा ने यह सवाल फिर से किया। यही कि वो अपने पड़ोसी के प्रति हमदर्दी रखता है, तभी तो उसने उस अंग्रेज से अपनी कनपटी पर घूंसे खाए और कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ कसम ली कि जिस दिन वो इस लायक हो जाएगा कि घूंसे का कर्ज उतार सके, वो अपना कर्ज अदा कर लेगा। नेरिसा उसे राजकुमारों के नाम बता रही थी और वो बराबर उनमें कमी निकालती जा रही थी। आखिर में नेरिसा हार कर बोली, अगर उनमें से किसी ने लॉटरी में भाग लिया और सही टोकरी चुन ली तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर तब तुमने उससे शादी करने से इनकार किया तो तुम अपने पिता की इच्छा के खिलाफ काम कर रही होगी। इस बुरी घटना से मुझे बचाने के लिए तुम एक बड़ा ग्लास राइन की शराब का भरकर गलत टोकरी के पास रख दो, क्योंकि अगर शैतान शराब उसके जिस्म के अंदर हो और शराब का आकर्षण बाहर गलत टोकरी के पास हो तो वो गलत टोकरी को ही चुनेगा। नेरिसा, इससे पहले कि मेरी शादी किसी गलत आदमी से हो जाए, इससे पहले मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगी। आपको इन लोगों से इतना डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे अपने अपने इरादों से खबरदार कर दिया है। वो ये कि वे अपने घर वापस चले जाएंगे और आपको प्रेम प्रस्तावों से और अधिक परेशान नहीं करेंगे, बशर्ते कि आपसे शादी करने की का टोकरियों के चयन पर निर्भर आपके पिता की मर्जी वाला तरीका बदल ना दिया जाए। अब एक बात और बताइए, नेरिसा ने कहा, आपको वेनिस के उस विद्वान और योद्धा का ध्यान है जो आपके पिता के वक्त यहां आया जाया करता था? हाँ, मुझे उसका ध्यान है। उसका नाम शायद बेसेनियो था, जहां तक मुझे याद पड़ता है यही है उसका नाम। पोर्शिया ने कहा, बिल्कुल सही, उसका नाम बेसेनियो ही था, और मेरा ख्याल है कि उन सभी मर्दों में आपके लिए वो सबसे खूबसूरत वर होगा। हाँ, मुझे उसका ध्यान आ गया और मैं उसे तुम्हारी तारीफ के लायक समझती हूँ। उधर काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरीका सूझा और बेसेनियो को लेकर वो सीधा शाइलॉक के पास पहुंचा। शाइलॉक अपने धंधे का तजुर्बेकार इंसान था। उसने एंटोनियो का चेहरा देखते ही भांप लिया कि वो किस लिए उसके नजदीक आया है। वो दिल ही दिल बड़ा खुश हुआ। दरअसल उसे ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने दिल ही दिल सोचा कि अगर आज एंटोनियो उसके चुंगल में फंस गया तो वो अगले पिछले सभी बदले चुका लेगा। एंटोनियो के साथ बेसेनियो भी गया था। शाइलॉक एंटोनियो को ध्यान से देखते हुए कहने लगा, कहो एंटोनियो, कैसे आना हुआ? ये मेरा दोस्त बेसेनियो है, इसे 3000 ड्यूकेट की जरूरत है। उसने बेसेनियो की ओर इशारा करते हुए कहा। तो तुम्हें 3000 ड्यूकेट चाहिए? शाइलॉक ने ध्यान से बेसेनियो का मुंह देखते हुए पूछा। जी हां, और केवल 3 महीने के लिए, बेसेनियो ने कहा। समझा, 3 महीने के लिए चाहिए, लेकिन गारंटी कौन लेगा? शाइलॉक ने उनका चेहरा देखा। एंटोनियो अदा करने की गारंटी लेगा, बेसेनियो ने कहा। ठीक है, समझ गया, एंटोनियो गारंटी ले लेगा। तो तुम्हें 3000 ड्यूकेट 3 महीने के लिए चाहिए और एंटोनियो तुम्हारा जमानती होगा। उसने बात को फिर से दोहराया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बेसेनियो ने शाइलॉक से पूछा। एंटोनियो एक भला ईमानदार इंसान है, उसने एंटोनियो की तरफ देखते हुए कहा। क्या आपको मेरी ईमानदारी पर कोई शक है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।
मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैंने तुम्हारी जमानत कबूल कर ली। शाइलॉक बोला, फिर भी तुम्हारी आमदनी के साधन ठोस नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा एक जहाज ट्रिपोली जा रहा है, दूसरा इंडीज को जा रहा है। इतना ही नहीं, मुझे सट्टा बाजार से मालूम चला है कि उसका तीसरा जहाज मैक्सिको के किनारे पहुंचने वाला है और चौथा जहाज इंग्लैंड पहुंच रहा है और दूसरे जहाज महासागर में बिखरे पड़े हैं। लेकिन जहाज लकड़ी के ही तो बने होते हैं। इसके अलावा बंदरगाहों के चारों ओर डाकुओं का खतरा भी रहता है। फिर भी मैं एंटोनियो को जमानती बना लेता हूं। रकम 3000 ड्यूकेट है। मेरा ख्याल है कि मैं उसकी जमानत ले सकता हूं। आप विश्वास कर सकते हैं कि एंटोनियो की जमानत में कोई खतरा नहीं है, बेसेनियो ने कहा। शाइलॉक कुछ सोचकर कहने लगा, फिर भी मुझे यकीन करना होगा कि मैं जमानत ले सकता हूं या नहीं, और यकीन होने के लिए मुझे एंटोनियो से कुछ बात करनी होगी। ठीक है, ये रहा एंटोनियो, आप भी जो चाहे बात कर सकते हैं, बेसेनियो ने एंटोनियो की तरफ इशारा करते हुए कहा। शाइलॉक ने एंटोनियो की तरफ देखकर दिल ही दिल सोचा, किसी विनम्र टैक्स उगाने वाले की तरह कितना सीधा बनता है ये। मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये ईसाई है, मगर इससे भी ज्यादा नफरत मैं इसलिए इससे करता हूं कि ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बिना ब्याज के ही लोगों को पैसा उधार बांटता फिरता है और इस तरह वेनिस में हमारे ब्याज की दरों को घटा देता है। अगर काश ये मेरे चुंगल में एक बार फंस जाए तो अपनी सारी जलन जो बरसों से चली आ रही है मैं एक पल में निकाल लूं। वो हमारे पावक यहूदी धर्म को मानने वालों से नफरत करता है। वो मुझे मेरे सौदों को, अच्छी तरह कमाए गई धन दौलत को, जिसे वो ब्याज कहता है, भला बुरा कहता है। उसे हर तरह खामोश देखकर बेसेनियो ने पुकारा, क्या हुआ शाइलॉक, तुम चुपचाप क्यों हो गए? शाइलॉक शीघ्रता से बोला, ओह, मैं तनिक हिसाब किताब लगा रहा था, इस बात का अंदाजा कर रहा था कि मेरे पास कितनी नकदी है, और जहां तक मेरे अंदाजे का सवाल है, मैं फौरन 3000 ड्यूकेट इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जाति का एक अमीर आदमी है, ट्यूबल, वो मुझे इतनी दौलत दे सकता है कि जितना मेरे 3000 ड्यूकेट पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन एक पल रुकिए, वो कर्जा तुम्हें कितने महीने के लिए चाहिए? उसने एंटोनियो की तरफ देखते हुए कहा। शाइलॉक, न तो मैं ब्याज पर पैसे देता हूं और ना ही लेता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने दोस्त की जरूरत के लिए यह उसूल तोड़ना पड़ रहा है। हमें यह रकम 3 महीने के लिए चाहिए। ये तो मैं भूल गया था। हाँ, 3 महीने के लिए। आपने ये बात मुझे बताई थी, उसने बेसेनियो की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो एंटोनियो की तरफ मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल है अभी आपने कहा कि ना तो आप ब्याज पर उधार देते हैं और ना उधार लेते हैं, है ना? जी हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। एंटोनियो, तुम चाहे बाजार में हमेशा मेरी मुखालफत करते रहो। तुमने मुझे कुत्ता, रक्त पिपासु और ना जाने क्या क्या कहा है, मगर फिर भी इस वक्त तुम्हारी जरूरत को देखकर मैं एक शर्त पर तुम्हें बिना किसी ब्याज के ही रुपए देने के लिए तैयार हूं। किस शर्त पर? शर्त यह है कि यदि 3 माह के अंदर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं तुम्हारे जिस्म के जिस हिस्से से चाहूंगा 1.5 सेर गोश्त उतार लूंगा, शाइलॉक ने कहा। सुनकर एंटोनियो को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन किसी तरह वो अपने गुस्से को काबू में कर गया। उसे पूरा यकीन था कि माल से भरे उस जहाज को कुछ ही रोज में विदेशों से मंगा लिया जाएगा और 3 महीने से पहले ही वो शाइलॉक का कर्ज लौटा देगा। इसलिए वो शर्त को कबूल करने पर मजबूर होते हुए बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यकीन करो, मैं तुम्हारे एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दूंगा और यह भी कहूंगा कि यहूदी के दिल में बड़ी रहमदिली है। तुम कागज पर दस्तखत नहीं करोगे, बेसेनियो ने समझाया। अरे डरो नहीं भाई बेसेनियो, मैं इसकी मियाद पूरी होने से पहले ही इसके पैसे लौटा दूंगा। मेरा पैसा इसकी मियाद पूरी होने से पहले आ जाएगा। ठीक है शाइलॉक, मैं दस्तखत करने को तैयार हूं, उसने कहा। शाइलॉक ने फौरन ही इस आशय का एक हलफनामा तैयार करवाया और उस पर एंटोनियो के दस्तखत करा लिए। फिर उसने गिनकर 3000 ड्यूकेट एंटोनियो के हवाले कर दिए। लो दोस्त, एंटोनियो ने वो पैसे फौरन ही अपने दोस्त बेसेनियो के हवाले करते हुए कहा, अब धूमधाम से अपनी बारात पोर्शिया के घर ले जाओ और हां, अपनी बीवी को मेरी मुबारकबाद जरूर देना। लेकिन दोस्त, जिस कड़ी शर्त पर तुमने ये रकम ली है उससे मैं अपनी शादी नहीं रचाऊंगा। जिद न करो बेसेनियो। कहते हुए एंटोनियो ने उसे बहुत समझाया और उसे यकीन दिलाया कि 3 महीने से पहले ही उसके जहाज आ जाएंगे और वो नौबत आने से पहले ही वो उसका पैसा लौटा देगा। वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और इस यकीन के साथ बेसेनियो ने पैसा ले लिया।
उसके बाद बेसेनियो बड़ी शान और शौकत के साथ पोर्शिया के टापू पर चला गया। पोर्शिया के नौकर ने उसे जाकर बताया, मालकिन, आपके दरवाजे पर एक नौजवान वेनिस का निवासी उतरा है। वो एक फरिश्ता है और अपने मालिक की खबर लेकर आपके पास आया है। काफी कीमती उपहार लेकर आया है। आज तक मैंने ऐसा मनोहर प्रेम दूत नहीं देखा जितना कि वो मुझे लग रहा है। बस बस रहने दे, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है तुझे, पोर्शिया ने बनावटी गुस्से में डांटते हुए कहा। मैं विनती करती हूं कहीं तू ये ना कह दे कि वो तेरा रिश्तेदार है, वजह तू उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। चलो नेरिसा, चलकर देखते हैं वेनिस से ऐसा कौन सा दूत आ गया है। नेरिसा ने जाते हुए विनती की, हे ईश्वर, अगर तेरी कृपा हुई तो ये बेसेनियो का ही दूत होगा। उसने उसके दूत का स्वागत किया, उसका खैर मकदम किया और इज्जत के साथ उसे अंदर ले आई। उसने उसे बेसेनियो के आने की खबर दी। अगले रोज बेसेनियो भी वहां पहुंच गया। उसका भी नंबर टोकरी का चुनाव करने का था, किंतु पोर्शिया ने उसे मना कर दिया। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूं कि अभी टोकरी का चुनाव मत करना। खतरा उठाने से पहले एक दिन ठहर जाओ, क्योंकि अगर तुमने गलत टोकरी चुन ली तो तुम्हें फौरन यहां से जाना पड़ेगा और इस तरह मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इसलिए कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। मेरे दिल में एक ऐसा एहसास है, न जाने वो तुम्हारे प्रति लगाव है, मोहब्बत है, कि मैं तुम्हें खो न दूं। और इतनी बात तो तुम खुद भी जानते होगे कि ये एहसास तुमसे नफरत की वजह से तो पैदा नहीं हो सकती, जाहिर है मोहब्बत ही होगी, वरना फिर मैं तुम्हें इस तरह नहीं रोकती। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि कुछ रोज रुको। घुमा फिराकर पोर्शिया बेसेनियो से यह कहना चाहती है कि वो उससे बेहद प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। फिर वो उसे बताने लगी, मैं तुम्हें सही टोकरी चुनने का राज बतला देती, लेकिन मुझे पहले ही ऐसा ना करने की कसम दिलाई हुई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। और फिर हो सकता है कि तुम मुझे पाने के लिए नाकामयाब रहो, लेकिन अगर तुमने गलत टोकरी चुनकर मुझे खो दिया तो तुम्हारी नाकामयाबी मुझे बार बार एहसास दिलाएगी कि काश मैंने अपनी कसम तोड़ दी होती और तुम्हें सही टोकरी के बारे में बता दिया होता। मेरा आधा वजूद तो तुम्हारा हो चुका है, अपने आधे वजूद पर काश मेरा हक होता। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो ये भी तुम्हारा ही हो गया होता और इस तरह मेरे पूरे वजूद पर तुम्हारा हक होता। बेसेनियो ने कहा, मुझे टोकरी चुनने दो, क्योंकि इस हालत में मैं खुद को यातनादायक चौखट पर पड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। क्या तुम बेसेनियो खुद को रैक नामक पीड़ादायक यंत्र पर पीड़ा महसूस कर रहे हो? वो रैक जिस पर दगाबाज लिटाकर उस वक्त तक सताए जाते हैं जब तक वो अपने अपराध को मंजूर न कर लें। फिर तो तुम स्वीकार कर ही लो कि तुम्हारे प्यार में कुछ दगाबाजी है, कोई और दगाबाजी नहीं सिवाय उस भयंकर अविश्वास के जो मेरे ही साथ दगाबाजी कर रहा है और मुझे भयभीत कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्यार के फल का भोग न कर सकूं या तुम्हें पाने में नाकामयाब हो जाऊं। मेरी मोहब्बत और दगाबाजी के बीच उसी तरह वजूद और दोस्ती मुमकिन नहीं जिस तरह बर्फ और आग के बीच दोस्ती और वजूद मुमकिन नहीं, बेसेनियो ने कहा। हो सकता है कि तुम सही कहते हो, पोर्शिया बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे नाराज करने पर तुले हुए हो। ये सब तुम इसलिए बता रहे हो कहीं मैं सच बात सुनकर नाराज ना हो जाऊं। मुझे प्यार के जीवन का दान देने का वायदा करो, उसने बताया। फिर मैं तुम्हें सच बताता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। उसकी बात का मतलब समझकर पोर्शिया ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम इस बात को मंजूर करो कि तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हो, मेरे अलावा किसी औरत या किसी धन दौलत से प्यार नहीं करते, तभी मैं तुम्हें प्रेम जीवन दान दूंगी। क्या बात है, बेसेनियो हंसते हुए कहने लगा। मुझे कबूल कराने के बहाने तुम ये जानना चाहती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। वाह, मेरा दुष्ट मुझे सता रहा है और साथ ही साथ मेरी आजादी के उपाय भी बता रहा है। अब मुझे टोकरियों के नजदीक जाने दो तो फौरन जाओ, उसने टोकरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा दिल इन टोकरियों में से किसी एक के अंदर है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम सही टोकरी चुन ही लाओगे। और ये अलग खड़े हुए लोग, ट्राय नगर की सजल आंखों वाली ये औरतें जो हरक्यूलिस के बहादुरी भरे कारनामों का अंजाम देखने के लिए अपने घरों से निकलकर चली आई हैं। अय मेरे हरक्यूलिस बेसेनियो, आगे बढ़ो। चाहे तुमने सही टोकरी का चुनाव कर लिया हो तो मैं जिंदा रहूंगी, वरना यहीं अपनी जान दे दूंगी। मैं जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले इस युद्ध को, इसका परिणाम जानने के लिए इससे भी ज्यादा फिक्रमंद हो रही हूं
जितना कि तुम, जो कि खुद इस युद्ध में भाग ले रहे हो। बेसेनियो टोकरी के नजदीक जाकर बड़बड़ाने लगा, हे दिखावटी खूबसूरती वाली सोने की टोकरी, जिसकी धातु राजा मिंडस की सख्त भोजन बनी, मैं तुझे बिल्कुल नहीं चुनूंगा। और सोने की तुलना में आभाहीन चांदी की टोकरी, जिसकी धातु के सिक्के जन सामान्य के बीच खरीद बेच का जरिया बने, मैं तुझे भी नहीं चुनूंगा। लेकिन तुच्छ शीशे की टोकरी, जो कि कुछ देने का वायदा करने के बदले लेने की धमकी देता है, तेरी धमकी मुझे हतोत्साहित बिल्कुल नहीं कर रही है, जितना कि तेरा पीला रंग मुझे आकर्षित कर रहा है। और मैं इस शीशे की टोकरी का ही चुनाव करता हूं। ईश्वर करे मेरी इस टोकरी के चुनाव का नतीजा सुखी हो। और जिस टोकरी को उसने चुना वही टोकरी ठीक निकली। ये देखकर तो पोर्शिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सोचने लगी तो मेरे दिल की सारी शंकाएं दूर हो गईं। संदेह के विचार, जल्द से जल्द पैदा होने वाली निराशा, कंपित करने वाला डर और वो जलन जो वस्तुओं को रंजित रूप में देखती हैं, वो खत्म हो गईं, क्योंकि उसने ठीक टोकरी का चुनाव कर लिया था। हे प्रेम की अनुभूति, अपनी तीव्रता को कम कर। मेरे मन में जो अत्यधिक आनंद है उसे शांत कर। आनंद की बारिश सीमाओं में ही कर। इस ज्यादातर आनंद को सीमित कर, इसकी मात्रा घटा दे, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं इस खुशी से छक न जाऊं। टोकरी खोलते ही बेसेनियो हैरत अंगेज होकर कहने लगा, अरे ये तो पोर्शिया का चित्र है। ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है? ये देखकर तो ऐसा लगता है कि यह तस्वीर कुछ पलों बाद बोलने लगेगी। उसे इस प्रकार तस्वीर को देखते हुए पोर्शिया बोली, श्रीमान बेसेनियो, आप देख ही रहे हो कि मैं किन हालात से गुजर रही हूं, और क्या हूं और कितनी खूबसूरत हूं। और खुद भी मैं अधिक सुंदर और धनवान बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती। इतना ही नहीं, मैं तो चाहती हूं कि मैं 1000 गुना और खूबसूरत होती और दौलत से भी 1000 गुना और संपन्न होती। लेकिन ये सब ख्वाहिश मैं आपकी नज़रों में ऊंचा स्थान हासिल करने के लिए ही करती हूं। फिर वो बेसेनियो की बाहों में जाकर कहने लगी, अब मैं खुद को और अपने सर्वस्व को तुम्हें अर्पित करती हूँ। कुछ ही पल पहले मैं इस भव्य भवन के नौकर चाकरों की मालकिन थी और खुद पर रानी के समान शासन किया करती थी। लेकिन इस पल, इस वक्त ये महल, नौकर चाकर, सारा जिस्म तुम्हारे हवाले है। मेरे मालिक, मैं इन सबको इस अंगूठी के साथ तुम्हें अर्पित करती हूँ। इतना कहकर वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना देती है। अंगूठी पहनाकर वो कहती है, अगर ये अंगूठी आपकी उंगली में कभी अलग हुई और आपने इसे खो दिया या किसी को दे दिया, तो मैं समझूंगी कि आप उससे प्यार नहीं करते और फिर मैं आपसे झगड़ा करूंगी। इसलिए वादा कीजिए कि आप किसी भी हाल में इस अंगूठी को अपनी उंगली से जुदा नहीं करेंगे। नैरिसा आगे बढ़कर उनकी खुशहाल जिंदगी की दुआ करती है और ये कहती है, मेरे मालिक और मेरी मालकिन, अभी तक हम आपके नजदीक आपकी किस्मत का फैसला जानने के लिए खड़े थे और अब हमने अपनी दुआ पूरी होते हुए देख ली। इसलिए हम ये दुआ करते हैं कि ईश्वर आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे। इसी के साथ ही बेसेनियो का नौकर ग्रेशियानो भी उनके अच्छे और खुशहाल जिंदगी की दुआ करते हुए कहने लगता है, मेरे मालिक बेसेनियो और मेरी प्यारी मालकिन, मैं आपके लिए उन सभी खुशी की इच्छा करता हूं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी मुझे उस सुख से वंचित नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए जिस दिन आप लोग शादी करें तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसी वक्त आप मेरी भी शादी करा दें। बेसेनियो उसकी बात का मतलब ना समझते हुए बोला, मैं तो दिल से ऐसा करना चाहूंगा, बशर्ते कि तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आए। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं मालिक, उसने कहा। क्या? सब चौंक जाते हैं। हाँ मालिक, ग्रेशियानो ने कहा, आपने इस घर की मालकिन पर प्यार की नजर डाली और मैंने उसकी सेविका नैरिसा पर। आपने मालकिन से मोहब्बत की, मैंने उसकी सेविका से की, क्योंकि वक्त को हाथ से निकल जाने देना तो ना आपको बर्दाश्त है और ना ही मुझे। जिस वक्त आप सही टोकरी का चुनाव कर रहे थे, तब तक मैंने यहीं खड़ी नैरिसा को अपने बराबर प्रेम प्रस्ताव दे दिया था। क्या ये सच है? पोर्शिया ने नैरिसा से पूछा। जी हाँ। क्या तुम इस मामले में सीरियस हो, गंभीर हो? बेसेनियो ने कहा। जी हाँ मालिक, मैं गंभीर हूं, ग्रेशियानो ने कहा। फिर सही है, हमारे साथ साथ तुम दोनों की भी शादी होगी। पोर्शिया ने शादी की पूरी तैयारियां कर लीं। दिल से तो वो एक दूसरे के हो ही चुके थे, अब तो सिर्फ रस्म अदायगी ही बाकी रह गई थी। पोर्शिया ने सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद कहा, आज से मैं और मेरा पूरा वजूद तुम्हारे हुए और मैं तुम्हारा। आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया और मेरी जिंदगी की पूरी साधना सफल हो गई।
इस तरह से हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। वो दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहकर मजा लेने लगे। एक दिन वो इसी तरह अपने कमरे में बैठे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। तभी पोर्शिया के एक नौकर ने खबर दी कि वेनिस नगरी से कुछ लोग आए हैं और वे बेसेनियो से मिलना चाहते हैं। बेसेनियो ने बाहर आकर उन इंसानों का स्वागत किया और पोर्शिया भी बेसेनियो के साथ साथ उन लोगों का स्वागत करने उसके साथ बाहर आए। आने वालों में लोरेंजो और सेलेरियो थे, जो एंटोनियो की खबर लेकर उसके नजदीक पहुंचे थे। लोरेंजो ने उसे बताया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मेरा यहां आने का कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे आकर मिलूं, लेकिन सेलेरियो से मेरी अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई और उन्होंने ही मुझे बार बार यहां आने के लिए जोर डाला, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। जी हां, मैंने ही इन पर यहां आने के लिए जोर डाला था, सेलेरियो ने कहा। मेरे नजदीक इसकी एक वजह भी है, ये एंटोनियो का खत। इतना कहते हुए उसने वो खत बेसेनियो के हाथ में पकड़ा दिया। खत हाथ में लेते हुए वो बोला, इससे पहले कि मैं ये खत खोलूं, पहले मुझे ये बताइए कि मेरा दोस्त एंटोनियो कैसा है। श्रीमान, ये सब आपको खत पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा। मेहरबानी करके आप ये खत पढ़ लें, सेलेरियो ने उससे इल्तिजा की। बेसेनियो फौरन खत पढ़ने लग गया। उसमें लिखा था, प्यारे दोस्त बेसेनियो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे आराम में खलल डाली। पोर्शिया से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। खत भेजने की असल वजह यह है कि विदेशों से आने वाले मेरे जहाज जो माल से लदे हुए थे और उन्हीं के बूते पर मैंने इतना बड़ा कर्ज उठाया था, वो जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं। अब उनके लौट आने का कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। एग्रीमेंट के अनुसार उन 3 महीने की अवधि में से शाइलॉक को कोई रुपया नहीं पहुंच सका। तो तुम इसका अंजाम तो जानते ही हो दोस्त। इस दुनिया से विदा होते वक्त मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार तुमसे मिल सकूं। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी ना हो तो एक बार मेरे पास जरूर आ जाना। तुम्हारा दोस्त एंटोनियो। खत पढ़ते ही बेसेनियो की सारी खुशी छूमंतर हो गई। वो गहरे सदमे में डूब गया। उसके हाथ से खत जमीन पर गिर पड़ा। पोर्शिया सोचने लगी कि जरूर इस खत में कोई बहुत बुरी खबर लिखी होगी, जिसने बेसेनियो के गालों का रंग उड़ा दिया। उसका हमेशा लाल रहने वाला चेहरा पीला पड़ गया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने बेसेनियो को इतना ज्यादा मुतासिर किया है। उसने खत को जल्दी से उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। काश तुमने वो खाल भी जीत ली होती जिसे एंटोनियो हार गया, नाउमीदी भरे लहजे में सेलेरियो ने कहा। तुम वक्त पर पैसे लौटाकर एंटोनियो की जान बचा लेते, जिन्हें वो यहूदी के हाथों हार गया है। आखिर बात क्या है, ये एंटोनियो है कौन? खत पढ़कर उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने बेसेनियो से पूछा। बेसेनियो बोला, एंटोनियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, और मेरी ही वजह से आज उसकी जान मुसीबत में फंस गई है। मुझे एंटोनियो की हिफाजत के लिए इसी वक्त वेनिस जाना पड़ेगा। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर बात क्या है, मुझे खुलकर बताओ। पोर्शिया की उत्सुकता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी। पोर्शिया, जिस वक्त मैंने सबसे पहले आपसे प्रेम प्रस्ताव रखा था, तो मैंने साफ साफ आपको बताया था कि कितनी दौलत मैंने शान शौकत पर खर्च कर दी। जब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई और मैंने खुद को अपने एक प्यारे दोस्त से कर्ज लेकर एहसान की डोर में बांधा था और उसने उस प्यारे दोस्त को उसके जानी दुश्मन के फंदे में बंधवा दिया था, वो भी तुमसे शादी करने के लिए। ये खत उसी दोस्त के पास से आया है। ये खत क्या है? घायल जिस्म है, जिसका हर एक लफ्ज फटा हुआ जख्म की तरह है, जिसमें से मेरे दोस्त की जिंदगी की खून का एक एक कतरा बह बह कर निकल रहा है। फिर सेलेरियो ने उससे बताया, एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो चुकी है। अगर एंटोनियो उसे धन दौलत वापस भी कर दे, अब तब भी कुछ नहीं हो सकता। ये यहूदी उस दौलत को किसी भी हाल में कबूल करने को तैयार नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना जानवर इंसान नहीं देखा। वो बदला लेने के लिए इतना उतावला है कि हर इंसान उसे देखकर हैरत अंगेज हो जाए। वो लगातार अदालत के चक्कर लगा रहा है और कहता है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो राज्य द्वारा विदेशियों को दिए गए अधिकारों को धोखा समझेगा। वेनिस के सैकड़ों व्यापारियों ने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वो तो एक ही जिद करे बैठा है कि उसे एंटोनियो के शरीर से 1.5 सेर मांस ही चाहिए। फिर उन्हीं में से एक ने बेसेनियो को बताया, हमने उसे कसम लेकर यह कहते हुए सुना है कि जितनी दौलत उसने एंटोनियो को उधार दी है, अगर उस दौलत का 20 गुना भी उसे वापस किया जाए तो भी वो उस दौलत की अपेक्षा एंटोनियो का शरीर का मांस ही लेना पसंद करेगा। अगर उसे किसी तरह रोका गया तो एंटोनियो को बहुत मुश्किल दौर का सामना करना पड़ेगा।
पोर्शिया कुछ सोचते हुए बोली, क्या वो आदमी जो इस तरह मुसीबत में है वो कोई व्यापारी है या फिर आपका दोस्त ही है? बेसेनियो ने कहा, वो तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा दयावान स्वभाव वाला और दयापूर्ण काम करने में कभी न थकने वाला इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जिसमें अपना वादा निभाने की प्राचीन रोमन भावना उतनी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है जितनी इटली में किसी भी दूसरे जिंदा इंसान में नहीं है। वो यहूदी का कितने पैसे का कर्जदार है? पोर्शिया ने बेसेनियो से पूछा। उसने तो मेरे खातिर उस यहूदी से 3000 ड्यूकेट लिए थे, बेसेनियो ने बताया। बस इतने से धन का? मैं तो ज्यादा समझ रही थी। हम यहूदी को उससे दुगनी रकम दे देंगे, पोर्शिया बोली। वो नहीं मानेगा तो हम 6000 के दुगने कर देंगे, और इस पर भी ना माने तो इसके 3 गुना और बढ़ा देंगे। इससे पहले कि तुम्हारे दोस्त का कोई बाल भी बांका हो, तुम फौरन वेनिस पहुंच जाओ, क्योंकि ऐसे हालात में तुम यहां चैन से रह ना सकोगे। तुम यहां से इस कर्ज का 20 गुना ज्यादा पैसा लेकर जाओ, और जब यह कर्ज अदा हो जाए तो उसे अपने साथ यहीं लेते आना, पोर्शिया ने कहा। जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाओगे तब तक मैं और मेरी सेविका नेरिसा बड़ी व्याकुलता से आपका इंतजार करेंगे, और ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि तुम सही सलामत लौट आओ। आज मैं तुम्हारा मोल पहचान गई हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े महंगे दामों पर हासिल किया है, एंटोनियो के प्राणों के बदले। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगी, पोर्शिया भर्राए हुए स्वर में कहने लगी। यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे सच्चे दोस्त भी हैं। तुम्हारा दोस्त इंसान नहीं, फरिश्ता है। ऐसे सच्चे दोस्त के तो प्राण जरूर बचाने चाहिए। तुम यहाँ एक पल भी ना गवाओ बेसेनियो, और फौरन वेनिस के लिए रवाना हो जाओ। मैं यहीं बैठी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एंटोनियो की वो हिफाजत करे। सही है पोर्शिया, मैं फौरन वहां जाता हूं। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वहां से फौरन लौट आऊंगा। बेसेनियो खड़े पैर वेनिस के लिए रवाना हो जाता है। पोर्शिया बड़ी ही सूझबूझ वाली लड़की है। उसने फैसला भी कर लिया था कि उसे क्या करना है। बेसेनियो के रवाना होते हुए उसने फौरन मर्दाना वेश धारण किया और अपनी सेविका नेरिसा को भी पुरुष नौकर का वेश धारण करवा दिया, और दोनों ही बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार होकर उसी ओर चल पड़ी। पोर्शियो का मकसद फौरन वेनिस पहुंचना था। उधर वेनिस की कचहरी में एंटोनियो और शाइलॉक दोनों मौजूद हैं। इस अजीबो गरीब मुकदमे की कार्यवाही देखने के लिए हजारों इंसान वहां मौजूद थे। शाइलॉक के पास एंटोनियो के हाथों का लिखा वही एग्रीमेंट था। वो बार बार भूखे भेड़िए की तरह उसे घूर कर देख रहा था। वो एक जेलर से बोला, जेलर, तुम इस एंटोनियो का ख्याल रखना, कहीं ये भाग ना जाए। तुम मुझसे रहम करने की बात कहो। ये वो पागल है जो मुझे नीचा दिखाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार दिया करता था। जेलर, तुम इसका ख्याल रखना, मगर मेरी पूरी बात तो सुनो शाइलॉक, एंटोनियो ने जाते हुए शाइलॉक को पुकार कर कहा। रहम की बात ना करना, शाइलॉक चिल्लाया। मैं तो अब अपना हक लेकर ही रहूंगा। मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं तेरे जिस्म का 1.5 सिर गोश्त ना उतार लूं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम मुझे कुत्ता कहा करते थे, अब मैं कुत्ता ही हूं। अब तुम मेरे दांतों से होशियार हो जाओ। जज को मेरे हक में फैसला सुनाना ही पड़ेगा। मेरी बात तो सुन शाइलॉक, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं। मैं तो अपना हक ही लूंगा, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। वो दृढ़ता से बोला, इसलिए इस विषय में बात करके मेरा वक्त जाया मत करो। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी बातों में आकर तुम पर रहम कर जाऊं। मैं तो अपना हक लेकर ही रहूंगा। ये तो कुत्ता है जो हमेशा इंसानों के बीच में रहा है, सेलेरियो ने दांत भींच कर कहा। अब उसे वो सब करने दो जो वो चाहता है। बेकार की दरख्वास्त लेकर अब मैं उसका पीछा बिल्कुल नहीं करूंगा। वो मेरी जान का दुश्मन है, उसके कारण मैं अच्छी तरह जानता हूं। अक्सर मैंने उसके कानूनी चुंगल से अनेक लोगों को छुड़ाया है जो मेरे नज़दीक आकर रोए थे, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जज कभी भी उसके दावे को वैधानिक रूप से मंजूर नहीं करेगा, सेलेरियो ने तसल्ली दी। नहीं, जज कानून का रास्ता नहीं रोक सकता, एंटोनियो बोला, क्योंकि विदेशियों की जो तादाद हमारे साथ वेनिस में रहती है, अगर उसे कानूनी न्याय नहीं मिला तो वो राज्य के न्याय पर शक करने लगेगी, क्योंकि राज्य का व्यापार और लाभ सभी संप्रदाय के साथ कारोबार पर निर्भर करता है। इसलिए ये जरूरी है कि कानून अपने रास्ते पर ही चले। इसलिए सेलेरियो, अब घर जाओ। इन दुखों और नुकसान ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि कल मेरी खूनी साहूकार मेरे जिस्म में से 1.5 सिर गोश्त हासिल कर लेगा। काश बेसेनियो यहाँ आ जाता, इस तरह मेरी दोस्ती का कर्ज भी उतर जाता और मैं उसे एक बार गले भी लगा लेता, फिर मुझे किसी भी बात की फिक्र ना रहती। अगले रोज एंटोनियो अपराधी बना सर झुकाए खामोश खड़ा था। उसकी बगल में बेसेनियो खड़ा था, जिसकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। इस सारे प्रकरण के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था।
खचाखच अदालत भरी हुई थी। सिर्फ जज के आने की देर थी। अदालत में काफी शोर मच रहा था। लोग एक दूसरे से क्या कह रहे थे, कान पड़े किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में जज वहां हाजिर हुआ। उसने पूछा, तो क्या एंटोनियो इस अदालत में मौजूद है? मैं दयानिधि की सेवा में अपने खिलाफ दावे का जवाब देने के लिए मौजूद हूं, एंटोनियो ने नरम लहजे में कहा। हमें तुम्हारे ऊपर अफसोस है। तुम यहां एक ऐसे प्रतिद्वंदी के दावे का जवाब देने के लिए आए हो जो एक संगदिल इंसान है, एक दुष्ट व्यक्ति है जिसे रहम का कोई एहसास नहीं हो सकता, जिसके दिल में माफी का रत्ती भर भी वजूद बाकी नहीं है, जज ने एंटोनियो से कहा। एंटोनियो ने बड़ी विनम्रता से बोला, मैंने सुना है कि दयानिधि ने उसकी कठोरता के रास्ते को विनम्र करने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है, उसे सही तरीका अपनाने के लिए काफी समझाया है, लेकिन वो जिद पर अटल है और चूंकि कई कानूनी साधन मुझे उसकी दुश्मनी के चुंगल से बचा नहीं सकते, इसलिए मैं अब सब्र करके खुद को उसके भयंकर गुस्से के हवाले करता हूं। उस यहूदी शाइलॉक को अदालत में हाजिर किया जाए। जज ने ऑर्डर देकर शाइलॉक को बुलाने की इजाजत दे दी। अरे वो तो दरवाजे पर तैयार खड़ा है, देखिए मालिक, वो खुद ही यहां आ रहा है, सेलेरियो ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जज शाइलॉक से बोला, शाइलॉक, लोगों का ख्याल है और मेरा भी यही ख्याल है कि तुम दुश्मनी का दिखावा उसी पल तक करोगे जब तक तुमको उसके जिस्म से गोश्त काटने की इजाजत नहीं मिल जाती। इसके बाद तुम ऐसा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हारी दया भावना तुम्हारी वर्तमान निर्दयता के स्वरूप से भी ज्यादा हैरत अंगेज लगे, और जहां इस वक्त तुम दंड मांग रहे हो जो कि इस व्यापारी का 1.5 सेर गोश्त है, वहां तुम उस दंड को त्याग ही नहीं दोगे, बल्कि मानव हृदय कोमलता और प्रेम से प्रेरित होकर मूलधन का कुछ भाग भी छोड़ दोगे। तुम ऐसा उसकी इन बड़े नुकसान पर अपनी दया दृष्टि डालकर करोगे जो कुछ वक्त पहले ही अचानक उसके ऊपर टूट पड़ी थी और जिन्होंने इस शाही सौदागर को तबाह कर डाला। एंटोनियो के वे नुकसान ही इतने बड़े हैं कि बड़ा से बड़ा कठोर दिल इंसान का दिल भी पिघल जाए। अब हम तुमसे भी ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद रखते हैं। बोलो यहूदी। मैं आपके सामने पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि मैं क्या चाहता हूं, शाइलॉक ने जवाब दिया, और मैं आपको बता दूं कि मैंने पवित्र शनिवार को यह कसम ली है कि मैं सिर्फ अपने हक को ही लूंगा। आप अगर नहीं दिलाएंगे तो ईश्वर करे आपके संविधान पर और विदेशियों को दिए गए विशेष अधिकारों पर कहर टूटे। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं 3000 ड्यूकेट छोड़कर मृत गोश्त की कुछ मात्रा क्यों लेना चाहता हूं। मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, किंतु आप उसे मेरा पागलपन ही समझ लें। क्या आप मेरे इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हैं? तभी वही खड़ा बेसेनियो कहने लगा, ऐ संगदिल इंसान, तुम्हारी इस नफरत की वजह समझाने के लिए तो ये कोई जवाब ना हुआ। अपने जवाब से तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, शाइलॉक ने बेसेनियो को जवाब दिया। क्या सभी लोग उन वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते? बेसेनियो ने पूछा। भला कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नापसंद चीज को बर्बाद ना करे? शाइलॉक ने जवाब दिया। हर नाराजगी की वजह नफरत नहीं होती है, बेसेनियो ने समझाने की कोशिश की। क्या तुम किसी सांप को अपने काटने के लिए दोबारा मौका दोगे? शाइलॉक ने कहा। उनकी बात काट कर एंटोनियो कहने लगा, सुनो बेसेनियो, तुम भूल कर रहे हो कि तुम एक यहूदी से बहस कर रहे हो। तुम्हारी ये चेष्टा उतनी ही निरर्थक है जितना हमारे द्वारा सागर के किनारे पर खड़े होकर ज्वार की लहरों से ये अनुरोध करना कि वे अपने स्वाभाविक ऊंचे प्रवाह की कुछ ऊंचाई घटा दें। बेसेनियो ड्यूकेट की थैली दिखाकर कहता है, तुम्हारे 3000 ड्यूकेट की जगह पर ये 6000 ड्यूकेट हाजिर हैं। अगर तुम 6000 का 36 भी कर दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, मैं तो अपना हक ही लूंगा, शाइलॉक ने कहा। तुम माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब तुम खुद कोई क्षमा भावना नहीं दिखला रहे हो? जज बोला। जब मैं कोई जुर्म ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे सजा का डर क्यों? वो बोला। क्या आप उन गुलामों को आज़ाद कर सकते हैं और उनकी लड़कियों से उनकी शादी कर सकते हैं? उनके बिस्तर भी इतने ही कोमल बन सकते हैं जितने कि आपके हैं, और उन्हें भी ऐसा ही खाना खाने के दे सकते हैं जैसा कि तुम खुद खाते हो? भला वे क्यों इतनी मेहनत करके अपने पसीना बहाएं? वे नौकर हमारे हैं क्योंकि हमने उन्हें खरीदा है, और ऐसा ही जवाब मैं आपको देता हूं। वो शेर गोश्त जो मैं आपसे मांग रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उसको खरीदा है। जज ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन अपनी ताकत से मैं मुकदमे की सुनवाई उस वक्त तक के लिए स्थगित तो कर सकता हूं जब तक कानून का विद्वान नेता डॉक्टर बेलोरियो, जिसे मैंने इस दावे की वैधता जानने के लिए बुलाया है, वो आज यहां पहुंचने ही वाला है। तभी सेलेरियो ने बताया, मालिक, उस डॉक्टर के नज़दीक से खत लेकर आया हुआ एक दूत बाहर इंतजार कर रहा है। हमारे पास वो खत लेकर आओ और दूत को भी अंदर बुला लो।
जज ने इजाजत दी। एंटोनियो, हिम्मत रखो। अरे मर्द हो, इतनी जल्दी हौसला ना हारो। इस यहूदी को इससे पहले कि तुम मेरी वजह से खून की एक बूंद बहाओगे, मेरा गोश्त, खून, हड्डियां तथा सर्वस्व लेना पड़ेगा, बेसेनियो ने तसल्ली दी। एंटोनियो निराश होकर बोला, मैं उस असहाय भेड़ की तरह हूं जो बलि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अधिकांश कमजोर फल सबसे पहले जमीन पर ही गिरता है। बेसेनियो, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा और कोई दूसरा काम नहीं होगा कि तुम शांतिपूर्वक जीवन बिताओ और मेरी कब्र के पत्थर के लिए एक लेख तैयार करो। तभी जज ने आने वाले दूत से पूछा, क्या तुम पैडुआ से आए हो? डॉक्टर बेलेरियो के नज़दीकी हो? नेरिसा बोली, जी हाँ, हम दोनों वहीं से आए हैं और डॉक्टर बेलेरो ने आपके लिए मुबारकबाद भेजी है। बेसेनियो ने शाइलॉक को चाकू पहना करते हुए देखकर कहा, तुम इतनी गंभीरता से चाकू पहना क्यों कर रहे हो? उस दिवालिये के दिल के पास से दंड स्वरूप गोश्त काटने के लिए, शाइलॉक ने जवाब दिया। तभी वहां किसी ने व्यंग किया, तुम अपना चाकू किसी चमड़े पर नहीं, अपनी आत्मा पर पहना कर रहे हो, बेरहम यहूदी। लेकिन यह भी वृथा ही है, क्योंकि कोई भी धातु, यहां तक कि कातिल के फरसे की धातु भी तुम्हारे दुश्मनों की तेज धार की आधी धार भी धारण नहीं कर सकती। क्या किन्हीं भी याचिकाओं का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, जितनी भी तुम्हारे भीतर बुद्धि है, उस बुद्धि से की गई किन्हीं भी याचिकाओं का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। जज ने नेरिसा से पूछा, बेलेरियो को यह खत नौजवान विद्वान कानून के एक डॉक्टर की हमारी अदालत के लिए सिफारिश कर रहा है। वो नौजवान कहाँ है? वो यही निकट में ही आपकी सेवा में उपस्थित है और आपके जवाब के इंतजार में है। आप उसे कबूल करेंगे या नहीं? उसने बताया। मैं उसे खुशी के साथ कबूल करता हूँ। फिर वो वहीं खड़े कुछ लोगों को इजाजत देते हुए बोलता है, तुम लोग जाकर उसे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ लेकर आओ। पोर्शिया जज के रूप में वहाँ दाखिल होती है। जज उठकर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, क्या आप ही वृद्ध बेलारियो के निकट से आए हैं? जी हाँ मालिक, तुम्हारा स्वागत है, बैठ जाओ। क्या तुम इस मामले में जो कि अदालत के सामने मौजूद है खबरदार हो? जज ने पूछा। हम इससे पूरी तरह से खबरदार हैं, पोर्शिया ने बताया। मगर उनमें से सौदागर कौन सा है और यहूदी कौन सा है? एंटोनियो और बूढ़े यहूदी शाइलॉक दोनों सामने आकर खड़े हो जाओ, जज ने आज्ञा दी। पोर्शिया ने अंदाजे से यहूदी से पूछा, क्या आपका ही नाम शाइलॉक है? जी हाँ, उसने बताया। फिर पोर्शिया बोली, ये दावा जिसे तुम कर रहे हो बड़े ही विचित्र प्रकार का है। फिर भी तुम इसे इस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हो कि वेनिस का कानून तुम्हारी तरक्की को रोक नहीं सकता। फिर वो एंटोनियो की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, तुम इस कानूनी ताकत की सीमाओं के अंदर हो। एंटोनियो ने जवाब दिया, जी हाँ जज साहब, जैसा कि ये शाइलॉक कहता है। क्या तुम एग्रीमेंट की शर्तों को कबूल करते हो? पोर्शिया ने एंटोनियो को ध्यान से देखते हुए पूछा। जी हाँ, एंटोनियो ने जवाब दिया। तब तो यहूदी को निश्चित ही तुम्हें माफ कर देना चाहिए, पोर्शिया ने यहूदी शाइलॉक की तरफ देखते हुए कहा। शाइलॉक भड़क गया, भड़क कर बोला, क्या कहा आपने? भला किस कानून के अनुसार मुझे माफ कर देना चाहिए? मुझे जरा ये तो बताइए। पोर्शिया विनम्रता भरे स्वर में बोली, माफी वो गुण है जो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जाता। ये तो मुजरिमों पर उसी तरह प्राकृतिक ढंग से बरसते हैं जैसे खुशहाल बारिश आसमान से नीचे की ओर जमीन पर बरसती है। माफी क्षमा द्विगुण संपन्न है। ये उसे भी उसी तरह आशीर्वादित करती है जो क्षमा दिखलाता है, जिस प्रकार उसे जो क्षमा हासिल करता है सर्वशक्तिमान में ये सर्वशक्तिशाली गुण वाली होती है। सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए क्षमा उसके मुकुट से भी अधिक उपयुक्त होती है। उस राजा का दंड उसकी सांसारिक शक्ति की वैधता का प्रतीक है। उसकी सांसारिक ताकत ही उसके आदरपूर्ण भय और महानता के कारण होती है। उस राजशक्ति में ही राजा का आतंक और भय विद्यमान रहता है। इसलिए हे यहूदी, चूंकि तेरी मांग इंसाफ है, इसलिए इस बात को समझ ले कि भगवान के न्याय के कठोर रास्ते से हम में से कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना किया करते हैं और प्रार्थना हम सबको शिक्षा देती है कि हमें स्वयं भी क्षमा को क्रियान्वित करना चाहिए। मैंने ये सब कुछ तुम्हारा इंसाफ पाने की जिद को कोमल करने के लिए कहा है। इस पर भी जैसा तुम चाहते हो, अगर तुम इसके लिए जोर दोगे तो वेनिस की ये दृढ़ अदालत निश्चय ही तुम्हें प्रदान करेगी और वहां खड़े उस सौदागर के खिलाफ फैसला देगी। मेरे कामों को मेरे सिर पर पड़ने दो, शाइलॉक बोला। अब भी मैं आपसे उसी इंसाफ को मांगता हूं। मुझे रुक्के में लिखित दंड व्यवस्था के मुताबिक ही 1.5 सेर गोश्त इसके जिस्म से चाहिए। पोर्शिया शाइलॉक की तरफ देखते हुए बोलती है,
क्या यह सौदागर धन अदा करने के लायक नहीं है? बेशक है, बेसेनियो ने कहा। इस अदालत में उसके लिए यह दौलत हाजिर करता हूं, उस रकम का दोगुना। यदि इतना धन, इतनी दौलत पर्याप्त नहीं तो मैं उक्त दौलत की 10 गुना रकम अदा करने के लिए एग्रीमेंट लिखने को तैयार हूं और तय वक्त पर उस 10 गुना दौलत को अदा करने के लिए अपने शीश और अपना दिल कटवा कर देने की बात भी लिखने को तैयार हूं। अगर यह सब पर्याप्त नहीं है तो आप अच्छी तरह समझ लें कि दुश्मनी शाइलॉक के दिल में उसकी ईमानदारी को बर्बाद कर रही है। वो एंटोनियो की जिंदगी लेना चाहता है। ऐसी हालत के लिए मेरी आपसे विनती है कि सिर्फ एक बार कानून को अपनी बलवान व्याख्या के अधिकार में ले लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पोर्शिया ने कहा। वेनिस की कोई शक्ति स्थापित कानून को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा हुआ तो कानून की तोड़ा तोड़ी एक बुरा उदाहरण बन जाएगा और उसी का अनुसरण करके अनेक अपराध बड़ी सरलता से उच्चता का आसन प्राप्त कर लेंगे। ये नहीं हो सकता। हे नौजवान अक्लमंद जज, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। शाइलॉक पोर्शिया के जवाब से खुश हो जाता है। फिर पोर्शिया शाइलॉक की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, मेहरबानी करके मुझे उस एग्रीमेंट पर एक नजर डालने दीजिए। ये लीजिए। उसने एग्रीमेंट पोर्शिया को थमा दिया। पोर्शिया उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़कर कहती है, शाइलॉक, तुमको तुम्हारी दौलत का 3 गुना मिल सकता है। मैंने कसम ली है, मुझे इस कसम का स्वर्ग में उत्तर देना है। क्या मैं कसम तोड़ने के लिए गुनाह अपनी आत्मा पर ला दूंगा? नहीं, वेनिस की संपदा के लिए भी नहीं। अच्छा, इस एग्रीमेंट की तो मियाद पूरी हो चुकी है। पोर्शिया कुछ सोचने वाली मुद्रा में बोली, और इस एग्रीमेंट के अनुसार कानूनन इस यहूदी का 1.5 सेर गोश्त का दावा करने का अधिकार है, जिसे उसके एग्रीमेंट के द्वारा उस सौदागर के दिल के ज्यादातर निकट वाले भाग से काटा जाना है। फिर वो शाइलॉक से विनती करने वाले स्वर में बोली, अब भी तुम इसे माफ कर सकते हो। मान जाओ, 3 गुना पैसा ले लो और मुझे एग्रीमेंट को फाड़ देने की इजाजत दे दो। आप इसे बेशक फाड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब इसका भुगतान इसमें लिखी शर्त के मुताबिक हो जाए। आप प्रत्यक्ष ही एक योग्य जज हैं, आप कानून जानते हैं, आपकी कानूनी व्याख्या बड़ी ठोस रही है। मैं आपको दुहाई देता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप फैसले की तरफ बढ़ें। मैं सच्चे दिल से इस अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना फैसला सुना दे। एंटोनियो कहने लगा, अच्छी बात है, तो फैसला यह है, इसके चाकू के लिए तुम्हें अपनी छाती तैयार करनी चाहिए। पोर्शिया बोली, जज साहब, आप महान हैं। शाइलॉक चिल्लाया। पोर्शिया ने अपनी बात को पूरा किया। वजह यह है कि वेनिस के समझौते के आधार पर उद्देश्य हर्जाने की शर्त की ओर पूरी तरह संकेत करते हुए है और हर्जाना एग्रीमेंट की तरफ सरासर निकलता है। शाइलॉक पोर्शिया की तारीफ कर रहा था। बिल्कुल ठीक, कितना अक्लमंद और कितना इंसाफ पसंद जज है। फिर पोर्शिया एंटोनियो से बोली, अब तुम अपने कपड़े उतारकर अपनी छाती को नंगा करो। जी हां, अपनी छाती को नंगा करो। शाइलॉक भूखे भेड़िए की तरह उसकी ओर घूर रहा था। क्या यह गोश्त तोलने के लिए तराजू है? एग्रीमेंट के मुताबिक 1.5 सेर गोश्त तोलना होगा। पोर्शिया ने कहा, जी हां, मेरे पास है। शाइलॉक ने तराजू दिखाया। शाइलॉक की खुशी का ठिकाना नहीं था। अदालत में भी एक तेज शोर उठा, लेकिन शाइलॉक की खुशी से भरी हुई आवाज सबको धीमा कर गई, या फिर कहा जा सकता है कि सब उसकी आवाज सुनने के लिए चुप हो गए थे। शाइलॉक ने कहा, हे धर्मावतार, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे रूप में खुद धर्मराज अवतार लेकर जमीन पर अवतरित हो गए हैं। आपका इंसाफ मुझे कबूल है। पोर्शिया वहीं मौजूद लोगों से बोली, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि एंटोनियो शर्त हार चुका है, इसलिए शाइलॉक आगे बढ़ो और जिस भाग से भी चाहो इसकी जिस्म से उतना गोश्त उतार लो। शाइलॉक खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन फौरन ही उसकी खुशी काफूर हो जाती है, क्योंकि पोर्शिया दूसरे ही पल उससे बोलती है। सब लोग हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखते रहते हैं। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें सामने बैठे न्यायाधीश पर टिकी हुई थीं। मगर क्या जज साहब, शाइलॉक ने पोर्शिया से पूछा, तुम एंटोनियो के जख्मों से खून को रोकने के लिए किसी डॉक्टर को तो बुलवा लो। पोर्शिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्या ये बात भी एग्रीमेंट में लिखी है? शाइलॉक ने पूछा। नहीं, लिखी तो नहीं है। यदि तुम ऐसा रहम खाकर कर सकते हो तो कर लो। नहीं, ये बात तो एग्रीमेंट में नहीं है। फिर पोर्शिया एंटोनियो से मुखातिब होकर कहने लगी, सौदागर, ये यहूदी नहीं मानेगा। क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? जी हां, मुझे 2 लफ्ज अपने दोस्त से कहने हैं, एंटोनियो ने कहा। फिर उसने बेसेनियो का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अच्छा तो मेरे दोस्त बेसेनियो, अलविदा। यह फैसला सुनते ही जनता हैरान रह गई। एंटोनियो की दुर्गति की बात सुनकर लोगों के मुंह से सिसकारियां फूट पड़ी। बेसेनियो की आंखों में आंसू उमड़ आए।
वो रो पड़ा, एंटोनियो के कंधे पकड़कर बोला, मेरे दोस्त, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है और तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे हालात में एंटोनियो मुस्कुराकर बोला, मेरे दोस्त, दिल छोटा मत करो। मुझे तो खुशी है कि मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी की आहुति दे पाया हूं। आओ मेरे दोस्त, आखिरी बार मुझे गले से लगा लो। बेसेनियो रोता हुआ एंटोनियो के सीने से लिपट जाता है और दोनों दोस्त फूट फूट कर रोते हैं। उन दोनों को इस तरह रोता देखकर कोई भी ऐसा नहीं था जिसका दिल ना भर आया हो, लेकिन शाइलॉक का दिल नहीं पसीजा। अब भी वो अपना चाकू तेज करता जा रहा था। बेसेनियो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि उसे धुंधलाहट की वजह से अपने दोस्त एंटोनियो का चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो रोता रोता नीचे बैठ गया और उसने अपना सर थाम लिया। फिर पोर्शिया दोबारा अपना फैसला सुनाते हुए कहती है, शाइलॉक, अपना काम पूरा करो। कानून और अदालत तुम्हें यह सवा सिर गोश्त एंटोनियो के जिस्म से काटने की इजाजत देती है। शाइलॉक अपना चाकू लेकर किसी शिकारी की तरह एंटोनियो की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो एंटोनियो के पास पहुंचा और जैसे ही हाथ उठाकर उसने उसके जिस्म का गोश्त काटने का उपक्रम किया, वैसे ही पोर्शिया की खनकती हुई आवाज पूरी अदालत में गूंज जाती है, खबरदार शाइलॉक। शाइलॉक ठिठक कर रुक जाता है और हैरत अंगेज नजर से पोर्शिया की जानिब देखने लगता है। ठहरो, इंसाफ के कुछ अंश अभी बाकी हैं। तुम्हारे एग्रीमेंट में खून की किसी एक बूंद का भी जिक्र नहीं है। शब्द सिर्फ 1.5 सेर गोश्त की ही बात का नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ 1.5 सेर गोश्त ही ले सकते हो। लेकिन एंटोनियो के खून का एक भी कतरा अगर बहा तो तुम्हारी अचल और चल संपत्ति कानून जब्त कर लेगा। पोर्शिया की बात सुनकर लोगों के मुंह पर चमक पैदा हो गई, मगर शाइलॉक अविश्वास के साथ बोला, क्या ऐसा कानून है? वो हक्का बक्का रह गया। देखते क्या हो, गोश्त क्यों नहीं उतार लेते? पोर्शिया कहने लगी, तो फिर मुझे धन कबूल है। वो बेसेनियो की ओर संकेत करते हुए बोला, मुझे 3 गुना रकम दिला दो और इस ईसाई को जाने दो। ये लो। बेसेनियो ने उसकी तरफ थैली बढ़ाई, मगर जैसे ही उसने थैली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ठहरो, पोर्शिया की आवाज गूंजी, यहूदी को पूरा इंसाफ मिलेगा। अपना हाथ पीछे हटाओ, इतनी जल्दी मत करो, इसे सिर्फ 1.5 सेर गोश्त ही मिलेगा। इस बात का फैसला अदालत पहले ही दे चुकी है। तभी भीड़ में से एक शख्स ने कहा, ऐ यहूदी, अब देख ये कितना इंसाफ पसंद जज है, कितना अक्लमंद है। गोश्त काटने की तैयारी करो, लेकिन ध्यान रखना कि ना तो तुम खून की एक भी बूंद बहने दोगे और ना ही 1.5 सेर गोश्त से कम या ज्यादा काटोगे। पोर्शिया ने कहा, अगर गोश्त एक कण के बराबर भी कम या ज्यादा रहा तो तुम्हें सजाए मौत मिल सकती है और तुम्हारी सारी धन दौलत जमीन जायदाद इस राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। शाइलॉक हैरानी में पड़ गया। अब झिझक क्यों रहे हो यहूदी, अपना हर्जाना वसूल करो। पोर्शिया ने दृढ़पूर्वक उससे कहा, मुझे मेरा मूलधन ही दे दो और मुझे जाने दो। शाइलॉक बोला। पोर्शिया ने सख्त लहजे में कहा, तुमने ये धन दौलत लेने से भरी अदालत में इनकार कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें सिर्फ इंसाफ मिलेगा जो एग्रीमेंट में दिया है। क्या मुझे अब मेरा मूलधन भी नहीं मिलेगा? तुम्हें हर जाने की चीज छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा यहूदी, और उसे तुम अपनी जान को मुसीबत में डालकर ले सकते हो। पोर्शिया ने कहा, अच्छा तो शैतान इसे मेरे धन का भोग प्रदान करे। शाइलॉक ने पोर्शिया की तरफ देखकर कहा, ठहरो यहूदी, तुम एक दूसरे कानून की पकड़ में भी आ गए हो। वेनिस के कानून में यह लिखा है कि किसी भी आदमी को जो कि विदेशी है किसी नागरिक की जिंदगी लेने की कोशिश करने नहीं दी जाएगी, और अगर यह साबित हो जाए किसी विदेशी ने किसी नागरिक की जिंदगी लेने की, जान लेने की चेष्टा की है तो उसे 3 तरह का दंड भोगना होगा। पहला तो उसे विदेशी की आधी संपत्ति सताए गए नागरिक को क्षतिपूर्ति के रूप में दे दी जाएगी। दूसरी आधी संपत्ति भी राज्य में मिला दी जाएगी। तीसरे, मुजरिम विदेशी के प्राण अमुक का क्षमा शक्ति के पूर्णता अधीन हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक नागरिक की जान लेने की कोशिश करने के खतरनाक जुर्म की पकड़ में तुम इस वक्त यहां खड़े हो। तुमने एक गंभीर अपराध कर डाला है और इस तरह तुमने खुद पर एक ताकतवर कानून की पकड़ डाल ली है। अब तुम्हारी आधी दौलत तो एंटोनियो की हो चुकी और आधी राज्य की है, इसलिए अब तुम अपने घुटने टेक दो और तुम अपनी जान की पनाह मांग लो। शाइलॉक ने रोते हुए बताया, ये दया भी क्यों करते हो? मेरा जीवन भी तुम ले लो, सब कुछ तुम ही ले लो। पोर्शिया उसे रोता हुआ देखकर एंटोनियो से पूछती है, एंटोनियो, तुम इस यहूदी पर क्या रहम कर सकते हो? एंटोनियो कहता है, मेरी सभी से दरख्वास्त है कि वे राज्य के लिए जब्त की गई इसकी आधी संपत्ति का जुर्माना क्षमा करके इसे वापस कर दें, और मैं भी एक शर्त पर इसकी आधी संपत्ति का दावा छोड़ने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि उस आधी संपत्ति को यह धरोहर के रूप में मेरे पास में रहने दे। इस संपत्ति को मैं इसकी मौत को लेकर भाग गया था
अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इन शर्तों को पूरा करना होगा। पहले इसे ईसाई बनना होगा, दूसरे यहीं इस अदालत में इसे एक दान पत्र लिखकर जाना होगा कि इसकी मौत के बाद इसकी सारी धन दौलत, जमीन जायदाद इसके दामाद लोरेंजो और इसकी बेटी जैसिका को दे दी जाएगी। जज बोला, इसको ये करना पड़ेगा, वरना जो प्राणदान मैंने इसे अभी दिया है इसे मैं रद्द कर दूंगा। पोर्शिया ने शाइलॉक से कहा, यहूदी, क्या तुम इस बात से रजामंद हो? बोलो, तुम क्या चाहते हो? शाइलॉक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे मंजूर है। पोर्शिया ने कहा, वसीयत तैयार करो। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहां से जाने दिया जाए। मेरे पीछे वसीयत भिजवा दीजिएगा और मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। जज बोला, तुम घर जा रहे हो लेकिन दस्तखत कर देना। इसके बाद शाइलॉक वहां से चला गया। जज इल्तिजा करते हुए कहा, श्रीमान, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे यहां खाने पर आएं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। पोर्शिया बोली, मुझे आज ही रात पडुआ जाना है, इसलिए मेरे लिए सही होगा कि मैं फौरन यहां से कूच कर जाऊं। जज ने कहा, मुझे अफसोस है कि आप इसी प्रकार जा रहे हैं। फिर वो एंटोनियो से कहने लगा, एंटोनियो, इनका सम्मान करो क्योंकि आज इन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बच सकी है। बेसेनियो आगे बढ़कर बोला, अय फरिश्ते, आज आपकी अक्ल के कारण ही मेरा दोस्त बच पाया है और इसके लिए हम दिल से आपके एहसानमंद हैं और ये 3000 ड्यूकेट आपकी नजर करते हैं तो हमें उस यहूदी को कर्ज अदा करने के लिए देने वाले थे। इस पर भी हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे और निज प्रेम और सेवाओं से आपके उपकार, आपके एहसान को चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। इस धन दौलत का तुम अपने पास ही रखो। वो आदमी जो अपने फर्ज पूरे करके तसल्ली पा लेता है, अपने काम का पूरा मुआवजा प्राप्त कर लेता है और आप दोनों को आजाद कराकर मैं बहुत मुतमईन हूं। पोर्शिया ने कहा। जाती हुई पोर्शिया को बेसेनियो ने रोकते हुए कहा, प्रिय श्रीमान, भला ये कैसे मुमकिन है? आप खाली हाथ यहां से कैसे चले जाएं? कृपया हमसे आप कोई चीज उपहार स्वरूप जरूर लेकर जाएं। पोर्शिया मुस्कुराकर बोली, आप मुझ पर काफी जोर डाल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ अब जरूर लूंगा। उसने एंटोनियो की तरफ देखा। प्रिय एंटोनियो, आप मुझे अपने दास्ताने दे दें, इन्हें मैं अपने हाथों में ही पहनूंगा। फिर वो बेसेनियो से बोली, आपके प्रेम के कारण मैं आपकी ये अंगूठी ले लूंगा। अपना हाथ पीछे मत करो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लूंगा और मुझे यकीन है कि आप इसे मुझे सौंप देंगे। माफ करना, ये अंगूठी तो एक तुच्छ वस्तु है, इसे देकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसने कहा, मैं इस अंगूठी के अलावा कुछ नहीं लूंगा। पोर्शिया ने जिद की, आप मुझे माफ करें, मैं आपको बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी बनवा कर दे दूंगा, लेकिन ये अंगूठी ना लीजिए। उसने दरख्वास्त की। अब मैं जान गया आप दान प्रस्ताव करने में तो बड़े माहिर हैं, लेकिन दान करने में कंजूस हैं। श्रीमान, ये अंगूठी मुझे मेरी बीवी ने दी है और उसने पहनाते वक्त मुझसे ये कसम ली थी कि यह अंगूठी अपनी उंगली से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। उसने बताया। आप बहाना बना रहे हैं, पोर्शिया ने कहा। बेसेनियो उन्हें अंगूठी उतार कर दे देता है। मजबूर होकर बेसेनियो को अंगूठी देनी ही पड़ जाती है। अदालत से निकलकर पोर्शिया अपनी नौकरानी के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ कूच कर जाती है और अपने वेश को बदलकर बेसेनियो के आने की इंतजार में लग जाती है। नेरिसा ने भी अपना रूप बदल लिया है। जल्द ही बेसेनियो भी एंटोनियो को अपने साथ लेकर पहुंचने वाला है। दोनों बहुत खुश थे। बेसेनियो पोर्शिया से मिला। ये है मेरा दोस्त एंटोनियो, जो कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया, पोर्शिया मुस्कुराकर कहती है। इन्होंने तो मुझे उससे भी ज्यादा दिया है जितना मुझे मिलना चाहिए था। एंटोनियो हंसकर बोला। पोर्शिया ने उन दोनों का खूब आदर सम्मान किया और जलपान के बाद उसने बेसेनियो की खाली उंगली पर नजर डालते हुए पूछा, आपकी अंगूठी कहाँ है मालिक? बेसेनियो सकपका गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पोर्शिया को क्या जवाब दे। पोर्शिया के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। इसका मतलब है कि तुमने वो अंगूठी संभाल कर नहीं रखी? नहीं, ऐसी बात नहीं, बेसेनियो ने समझाया। तुम नहीं जानती कि मैंने किन हालात में वो अंगूठी अपने से जुदा की है। फिर उसने सारी बात पोर्शिया को समझाई। उसके साथ एंटोनियो ने भी उसे समझाते हुए कहा, इस सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूं, मेरी वजह से ही वो अंगूठी गई है। ठीक है, फिर आप भी इनकी जमानती बन जाइए। वो एंटोनियो को एक अंगूठी देते हुए बोली, इन्हें ये अंगूठी दे दीजिए और कहिए इसे हिफाजत से रखें। बेसेनियो, लो ये दूसरी अंगूठी और अब इसे तुम संभाल कर रखना। एंटोनियो ने कहा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस जज को दी थी। बेसेनियो हैरत अंगेज होकर बोला, जी हाँ, ये वही अंगूठी है जो मैंने उस जज से वापस ले ली थी। मैं तो तुमसे झूठ मूठ ही लड़ रही थी, लेकिन कैसे? वो चौंका। आप परेशान मत होइए, मैं आपको सच बताती हूँ। वहां जो जज था वो मैं ही थी और मेरे मर्दाना वेश में नेरिसा भी गई थी और अभी कुछ देर पहले मैं वेनिस से वापस लौटी हूँ।
फिर उसने एक खत एंटोनियो को थमा दिया। ये खत आपके नाम है, जो इत्तेफाक से मेरे हाथ पड़ गया। अब उसे खोलकर आप पढ़ लीजिए। एंटोनियो खत पढ़कर बोला, अरे मेरे सारे जहाज माल के साथ वापस आ चुके हैं। मोहतरमा, आपने तो मुझे प्राण दंड ही नहीं बल्कि मेरे जीवन यापन का साधन भी लौटा दिया। तुम वहां जज बनकर बैठी रहीं और मैंने तुम्हें पहचाना तक नहीं। बेसेनियो हैरान होकर पोर्शिया से बोला। अब लगभग सुबह हो चुकी है। पोर्शिया बोली, अब आपको घर के अंदर चलना चाहिए। अब जो कुछ आपको पूछना है उसके जवाब हम बाद में देंगे। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। इस तरह तमाम खुशखबरियों के माहौल में खुशनुमा माहौल बन जाता है और सभी के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान झलक रही होती है। धन्यवाद।